अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो चुका है और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से जाके तहरीक इंसाफ की यानी कि क़यादत से जाके मिलते हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान सूबाई असम्बली, और ये वो मौका है कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने लगे थे, लेकिन उससे पहले ही एक सरप्राइज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन को मिला है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने आज तबसरा करते हुए बताया कि 12 अरकान जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। जो हैं जिन्होंने मुलाकात की है उनके नामों की जो लिस्ट है वो काफ़ी गर्दिश कर रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी चूँकि रिलीज़ नहीं हुई है, ऑफिशियली भी आपके पास जो है वो चले आ जाएगी। इसके बाद इकट्ठी ही कुछ जो है MNAs की जो लिस्ट है वो भी आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगी। अब अदम एतमाद की तहरीक लाने के मामले पर वज़ीर इत्तलात फिरदौस हकीम साहिबा भी खबरदार कर चुकी हैं अपोजिशन की जमातों को कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। यानी उन्होंने अपोजिशन को खबरदार भी किया कि आपको नाकों चने चबवाए जाएंगे अगर आपने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई। के हवाले से एक नई दिल के अंदर आपकी लहरें जन्म ले रही हैं। उनके खिलाफ तहरीक लाने से पहले 10 दफा जरूर सोचिएगा। अगर अपोजिशन बाज ना आई तो अपोजिशन को नाकू चने चबाएंगे। अब इस सूरत हाल में पहले नून लीग की तरफ से एक दावा आया था शाहिद हकान अब्बासी साहब की तरफ से 2 हफ्ते पहले के तहरीक इंसाफ के 15 के करीब अरकान कौमी असम्बली उनके साथ राब्ते में, लेकिन ये सारी गेम उलट हो गई और अब तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान जाकर मिले हैं इमरान खान साहब से और दावा ये किया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी दावा सामने आया है कि कुछ MNAs भी, जिसमें शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि 9 MNAs हैं जो कि तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और कुछ सेनेटर्स भी इस वक्त हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। और ये सूरत हाल आने वाले दिनों में जाके क्या बनेगी, और बिलखुसूस जो लोग आए हैं तहरीक इंसाफ में आके मुलाकात की है खान साहब के साथ, इनको लाने वाला कौन था और कैसे ये लोग आके इमरान खान साहब से मिले, इस पर भी हम फवाद चौधरी साहब का तबसरा प्रोग्राम में आगे जाके लेंगे। और हमारे साथ आज प्रोग्राम में नून लीग से भी हम प्रोग्राम में इस पर उनका मौक़िफ़ लेंगे कि आया क्यों नून लीग के अरकान जो हैं वो टूट रहे, पार्टी बिखर रही है एक ऐसे वक्त में कि जब आपने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना थी। और प्रोग्राम के आखिर में हम तबसरा भी, तज्जिया भी शामिल करेंगे सारी पॉलिटिकल सिचुएशन पर। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने ये दावा किया कि नून लीग के पंजाब से 12 के करीब MPs खान साहब से गुज़िश्ता रोज़ मिले बनी गाला में, लेकिन ये लोग कैसे आए? ये क्या जहांगीर खान तरीन साहब का करिश्मा है या कोई और पोस्टिंग ट्रांसफर्स की वजह है? कैसे ये लोग आए? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये लोग मिले या नहीं मिले, मैंने ये कहा कि जो खबरें छपी हैं वो सारा मामला है। अगर ऑफिशियल जाहिर है उसकी लिस्ट देनी होती तो वो कल वहाँ से इशू हो जाती। मैंने जो बात कही है वो मैंने ये आपको ये कहा है कि इस वक्त PMLN के अंदर चूँकि लीडरशिप क्राइसिस है, जो शहबाज शरीफ जो PMLN के सदर हैं उनकी हैसियत हो गई है ममनून हुसैन, रफ़ीक तारड़ और फजल इलाही साहब जैसी, लिहाजा उनका कोई अपनी पार्टी के ऊपर ग्रिप नहीं है। वो तमाम पार्टीज़ जो तमाम कमेटीज़ हैं उनसे वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मरियम नवाज़ जो हैं वो लेना चाहती हैं ये लीडरशिप, उनमें कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने अपने वालिद साहब को जिस तरीके से पहले इक़्तिदार से निकलवाया, फिर उनके ऊपर जो केसेस हुए और फिर वो जो जेल में हैं अब, और फिर उनके और जो साथी तलाल चौधरी हों, दानियाल हों, उनका जो हशर हुआ, तो मरियम नवाज़ की कैपेबिलिटीज़ हमारे सामने हैं। सो इस क्राइसिस में आप ये देख सकते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो एक PMLN है वो शिकस्त व रेख्त का शिकार है। लिहाजा जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए एक फ़ैसले करने जो हैं वो मुश्किल है। जाहिर है वो कैसे, लेकिन फवाद चौधरी साहब, आप खुद कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं है, आपको खुद पता नहीं है, आपने खबरें देखी, उन पे आप सारी बात कर रहे हैं। जब आपको मालूम ही नहीं, आप तो नतीजे भी अखज़ कर रहे हैं और आपने ट्वीट भी कर दिया। ये क्या मामला? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि ऑफिशियल जो तस्दीक है या नाम देने होते हैं तो वो तो नाम दे देते हैं ना। मैंने आपको बताया है कि जो शिकस्त व रेख्त PMLN में है वो तो जाहिर है कि सबके सामने है,
और जो शिकस्त व रेख्त के जिस अमल से इस वक्त PMLN गुजर रही है वो भी एक नेचुरल उसका जो है वो मामला है। और जो कल भी अगर जो मुलाकातें भी हुई हैं वो भी इसी का हिस्सा है, इसी शिकस्त व रेख्त। और ये मुलाकातें भी अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल नहीं थी में जो इस वक्त जारी हो सारी मुलाकातें भी अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल नहीं थी। इसका मतलब मुलाकातें अभी जो है जी अभी तक अनऑफिशियल थी। अच्छा, इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कॉन्टेस्ट किया है, जो फिगर दिया जा रहा है 15 का भी चल रहा है, आपने 12 कहा। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि 4 से 5 लोग जो है वो मिल सकते हैं। उन्होंने नाम भी ले लिए हैं उन अफराद के। उन्होंने कहा कि जमील शरकपुरी, फैसल न्याजी, निशात डाहा और गयासुद्दीन जो कि आखिरी वक्त में आके नून लीग में शामिल हुए थे, ये वो लोग हैं कि जो मिल सकते हैं। बाकी तो वो कह रहे हैं कि 4 से 5 हो सकते हैं। ये 12 या 15 का जो फिगर है ये एग्जैजरेटेड है। देखिए राना सनाउल्लाह साहब को जो है उनके सारे ही फिगर्स जो हैं उनको तसल्ली हो जाएगी। अभी कुछ वक्त और गुजरने दें, जब MNAs और सेनेटर्स तक बात आएगी उस वक्त राना साहब की मुकम्मल तसल्ली जो है वो हो जाएगी। सो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि जो भी फिगर्स आ रहे हैं वो कम हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और आप देखेंगे कि अचानक ये तादाद ज़्यादा हो जाएगी। शेख रशीद साहब ये दावा कर रहे हैं कि 9 के करीब MNAs हैं जो राब्ते में हैं, वो जल्द आ जाएंगे। आप एग्री करते हैं ये 9 का ही फिगर है या ज़्यादा लोग हैं, कम हैं? तादाद का आपको इल्म है क्या? नहीं, शेख साहब की बात दुरुस्त है। 9 के करीब जो है वो MNAs जो हैं वो भी जो है वो PMLN को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई पीपल्स पार्टी के लोग भी राब्ते में हैं आपके साथ या सिर्फ नून लीग के अरकान से राब्ता है? देखिए पीपल्स पार्टी के भी जो MPAs मिलने वाले हैं उनमें तो पीपल्स पार्टी के भी MPA शामिल हैं। ओवरऑल इस वक्त जो एक आप देखिए कि ये जो बड़ी पार्टीज़ जो खुद को क्या समझती थी कि बड़े तजर्बाकार पार्टीज़ हैं, ये किस तरह से मामलात इनके हाथ से निकले हैं। ये क्लासिक केस है पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं मिलने वालों में। ये किससे मुलाकात की पीपल्स पार्टी के लोगों ने? आपने कहा मिलने वालों में पीपल्स पार्टी के MPAs भी शामिल है, ये किससे मुलाकात की उन्होंने? कल जो MPAs की जो मीटिंग हुई है उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के MPA शामिल है। ये कितने तो मैं MPAs से पीपल्स पार्टी के कितने MPAs थे अंदाज़न? ये पंजाब से थे, इसकी तस्दीक करेंगे। पॉलिटिकल जो अभी ठहर जाए, हाँ अभी ठहर जाए, आप हौसला करेंगे आपको नहीं, मैं पता जा रहा हूं पंजाब से या सिंध से? अगर पंजाब से या सिंध से थे MPAs? तो वो कल ही कर देता ना। चलो ये बता दे, पंजाब से MPAs थे या सिंध से थे? सिंध से भी देखिए सिंध से भी MPAs जो हैं वो गवर्नर साहब से, इमरान इस्माइल साहब से राब्ते में हैं। और पिछली दफ़ा भी जब ये मामला आया था और जब मैं गया था कराची में तो उसके बाद उसको ज़रा मामले को रोक लिया गया था। और हम तो कोशिश नहीं कर रहे हैं फ्रेंकली, हम तो पार्टी तोड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो हुकूमतें बदलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से ये इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में सिर्फ एक वजह से ही कायम है, और वो इसलिए कायम है कि अभी तक जो गवर्नर साहब हैं इमरान इस्माइल साहब जो हैं उनको ये टास्क नहीं दिया गया कि वो सिंध में हुकूमत चेंज करें। हुकूमत जिस दिन वफाक से या इमरान खान ये फ़ैसला करते हैं कि सिंध में भी हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए तो सिंध में भी हुकूमत तब्दील ऐसी कोई मूव ज़ेर गौर है क्या? ये जो इस वक्त सारे जो MPAs हैं ज़ेर गौर है ऐसी मूव, क्या कोई उन्हें एक्टिव होने का कहा जाए? सूरत हाल बदलती रहती है, सियासी सूरत हाल एक तरह तो नहीं रहती है। लिहाजा इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बड़ा आप देखिए कि ये लोग जिन्होंने इतनी हाइप की क्रिएट की कि बजट ही पास नहीं होगा, वो कैसे आसानी से ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। और सिर्फ हमने एक लफ्ज़ जो है वो सिलेक्टेड की गर्दान करते रह गए और उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। वो कह रहे थे बजट जो है वो मंजूर नहीं हो सकेगा, पता चला अपनी पार्टी ही नहीं रही है। अभी इस तरह के और जो उनको जो कह लीजिए कि सानहे इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर गुजरने हैं। और फ़िलहाल जो अपोजिशन है वो उनका इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक हाउस ऑफ कार्ड्स था, चूंकि उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। तो ये करिश्मा क्या जहांगीर खान तरीन साहब का है जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? क्या राब्ते वो कर रहे हैं? ये करिश्मा जहांगीर तरीन साहब का, जहांगीर तरीन साहब कोई राब्ते नहीं कर रहे, उनसे लोग राब्ते कर रहे हैं, ऐसे कह देते हैं। आज मैं ये कर रहा हूँ कि जो आपका इस वक्त सिचुएशन है ना उसमें हम लोगों ने PTI ने कोई इनकरेज नहीं किया है इस सारे मामले में कि हम लोग पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं।
ये पार्टियां अपनी अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से टूट रही हैं। अब ये जो मुलाकातें हुई हैं ये तो चीफ मिनिस्टर साहब ने की हैं। इस तरह सिंध में जो मामला है वो वहाँ पे गवर्नर साहब उसको जो है वो देखेंगे। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी हमारी नहीं है इसको फ़िलहाल हमारी करने की, अदरवाइज़ सिंध में भी तब्दीली लाना को बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सिंध की जो हुकूमत है वो बड़ी कमज़ोर हुकूमत है। वहाँ पर भी जो सारे MPs जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनको नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब जो हैं और उनके जो साथी हैं वो इस मुकदमे से बच के निकलने के नहीं हैं। जितना मजबूत मुकदमा है जरदारी साहब के ऊपर, जिस तरह से उनकी बहन फरियाल तालपुर के ऊपर, कोई पागल ही ज़ाहिर है कि देखेगा जब उसका हर लोग अपना सियासी मुस्तकबिल अपने ज़मीनी हकायक को देख के कर रखते हैं। सिंध में अंदाज़न कितने MPs राब्ते में हैं गवर्नर साहब के साथ? जब ज़मीनी हकायक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। सिंध में जो आखिरी फिगर जो थी गवर्नर साहब की वो तकरीबन उस वक्त तक कोई 19 MPs जो हैं वो हो चुके थे। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिसके अलावा आपने बात की रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही आपने हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि आप लिहाज कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून का, वरना तो वहाँ पे तोड़ फोड़ या टूट फूट हो चुकी होती, आप लिहाज कर रहे हैं। मैं आपको सुना देता हूँ, जरा रिमाइंड करा देता हूँ आपने क्या कहा था उस वक्त। पंजाब में हम इस वक्त जो है वो सही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। PMLN तो जो है वो दुनिया में भी कोई ना हो, बिल्कुल फर्क हो जाए। ये तो हमारी अभी तक कमजोरी है फ्रेंकली, कि हमने PMLN एज अ पार्टी अभी तक जो है वो कायम है। ये तो अगर हमें पंजाब में तगड़ी एडमिनिस्ट्रेशन हो तो ये तो सारी पार्टी जो है उसमें लाइन लग जाए। जी, आपने 2 हफ्ते पहले दावा किया था कि आप उस वक्त भी तोड़ सकते थे, आपकी कमजोरी थी, आप लिहाज कर रहे थे, तो अब ये लिहाज क्यों खत्म करने तक नौबत आ गई? हमने तो फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल लिहाज अब भी ख़त्म किया है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि PMLN की अपनी लीडरशिप बैठ गई है और वो अपनी उसकी वजह से जो है वो लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है। और जब एक पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं होगा तो पॉलिटिकल लोग तो फिर नहीं उसके साथ ठहर सकते ना। लोग जो है वो फैसले इस के ऊपर तो नहीं करेंगे कि फ़लाना जो है वहाँ पे क्या कह रहा है, ये बात क्या हो रही है। लोगों ने तो अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि PMLN के अंदर जो लीडरशिप का क्राइसिस है वो इतना बड़ा है कि उनके लोग उनके साथ स्टिक नहीं कर पाएंगे। और आगे अब पाकिस्तान की जो इंशाल्लाह सिचुएशन है वो बेहतर होती जा रही है, हुकूमत और मुस्तहकम होती जा रही है। जिस किस्म की बैकिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अभी हाल ही में मुआशी फैसलों को दी है, उससे भी आपको नज़र आता है कि किस कदर इदारे जो हैं और पाकिस्तान में इस वक्त यूनिटी है कमांड की, और जो फैसले हो रहे हैं वो किस कदर एक दूसरों को के ऊपर, उन फैसलों के ऊपर कितना बड़ा एतमाद है, जिसकी वजह से हुकूमत फैक्टर जो है पीपल्स पार्टी कुछ और बयान कर रही है। बिलाल साहब का मैं आपको शॉर्ट सुनवा देता हूँ, कल उन्होंने क्या बात की थी अपने खिताब के दौरान, वो कुछ और बात कर रहे हैं, जरा सुना देते हैं वो क्या दावा कर रहे हैं। ना तरीन का पैसा आपको बचा सकेगा, ना अंपायर की उंगली आपको बचा सकेगा, ना किसी का तावीज आपको बचा सकेगा। ये एक वाज़े पैगाम है कि या तो PTI में जाए या जेल में जाए। जी फवाद चौधरी साहब, बिलावल साहब तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं उनकी लीडरशिप के अंदर टूट फूट है, लोग कारकुन तजब्जुब का शिकार हैं, वो वजह तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए वो तो वजह ये बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी अदालतें जो हैं वो सज़ाएं जो है वो नहीं दे रही हैं, और जो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी के भी किसी MNA से और पीपल्स पार्टी के जाले से भी ये पूछें कि जरदारी साहब और फरियाल तालपुर के ऊपर जो केसेस हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, आपको उनसे जवाब मिल जाएगा। प्राइवेट महफिलों में आप सबसे बात करते हैं, आपको पता चलता है कि उनकी सोच क्या है। लिहाजा ये नैरेटिव कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर मुकदमे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो कोई बात उनकी अपनी पार्टी का आदमी भी मानने को तैयार नहीं है। और इसलिए जरदारी साहब का और नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स तो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गई है। उनका ये नैरेटिव कि हम पे केसेस बनाए गए हैं, हमने तो 1 रुपये की करप्शन नहीं की है, ये नैरेटिव तो बिकने का है ही नहीं है। तो इसलिए चाहे बिलावल साहब अपने दिल को खुश करने के लिए जो मर्जी बात करते रहे, हकीकत यह है कि उनका जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो बिक नहीं पा रहा। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ में एक बहुत कमज़ोर लीडरशिप इस वक्त हमें नज़र आ रही है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, सादिक संजरानी साहब से मुतल्लिक आज आपने कहा कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट खड़ी है, साथ उनका साथ देगी, हर तरह से सपोर्ट करेगी। आपका ज़ाती तौर पर काफ़ी ज़्यादा लव हेट रिलेशनशिप रहा है चेयरमैन सेनेट के साथ, काफ़ी नोक चोक रही, और कहीं आपने उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि ये तो भाई इन्हीं के हमारे वोटों से आए हैं, ये बराह रास्त मुंतखब नहीं हो सके। फिर आपने उन पर सरकारी खर्चे पे उम्रा करने का इल्ज़ाम भी लगाया।
यू आर वांटिंग के सेनेट चेयरमैन आपसे माफ़ी मांगे? बिल्कुल। पहले इन्होंने वो करा ली, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवा ली उधर गवादर में, उस पर जो है 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, वो भी उसका भी कोई मंजूरी प्रॉपर नहीं दी गई। और अब मुझे बताया जा रहा है कि वो उम्रे पे चले गए हैं, वहाँ पे और लोग भी साथ उम्रे पे चले गए हैं, बड़े अमीर लोग भी जो है वो सरकारी खर्चे पे उम्रे में चले गए। मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट एक इलेक्शन के नतीजे में बने हैं, और जाहिर है उसके ऊपर वो बात जो है वो की जा सकती है। तो ये तो आपका उनके बारे में रहा है, तो इन तमाम तलखियों को भुलाकर फवाद चौधरी साहब फिर आप खड़े हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के साथ। वो हमारे अलाइड पार्टी हैं, हमारे बीएपी के वो नॉमिनेटेड हैं, और हमने उनको सपोर्ट किया था, हमें उनको लेके आए थे। इसलिए अब अगर वो ये सारे जो मामलात हैं, अब तो बल्कि इसमें जो बातें मैं कह रहा था सादिक संजरानी साहब से वो सही साबित हुई हैं। मैं तो उनसे कह रहा था कि इतना अपोजिशन के आप हाथों में ना खेलें। अच्छा। और आप जो बातें कर रहे हैं मेरे साथ अपोजिशन के दबाव में, ये अल्टीमेटली आप के साथ नहीं खड़े होंगे, तो अल्टीमेटली तो फिर मैं सही साबित हुआ ना। सादिक संजरानी साहब जो हैं वो गलत साबित हुए। उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिशों में और अपोजिशन के साथ जो है वो लवी डवी एक क्रिएशन में वो जो है ख़राब हुए हैं ना। हमने तो जो है जो बातें की थी और शुरू में जो बातें की थी, हमारी बातें सही साबित हुई हैं। अब मैंने कहा सब के बावजूद आप उनके साथ खड़े जो है वो उनको सपोर्ट करेंगे चाहिए। तो ये तो देखिए ना, एक इम्पॉर्टेंट है हमारी जो पॉलिटिकल एक हमारा जो नैरेटिव है वो ये है कि हमने ये कहा था। ये देखिए, इनको चेयरमैन सेनेट इमरान खान ने बनवाया था, और प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है। जो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बेशुमार बातों पे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, उनसे मैं कई बातों के ऊपर मैं जो है वो बहस भी करता हूँ, बट अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं मैं उसको कबूल करता हूँ, एंड आई फाइंड माई सेल्फ कि वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है। अब ये जो चीज़ें हैं, जो सादिक संजरानी साहब को उस वक्त हुआ था कि या फाटा को दे दे या बलूचिस्तान को दे दे, और संजरानी साहब को फिर बलूचिस्तान के कोटे से चेयरमैन सेनेट जो है वो ऑफर हुआ। अच्छा, फाइनली सर, आज आपने ये भी दावा किया, बड़े पुरएतमाद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाने का रिस्क नहीं लेगी। क्यों इतना ये एतमाद? आपके पास तो नंबर्स बड़े कम हैं, 37 है आपके पास अपोजिशन, आपको यानी अभी भी उनको बचाने के लिए तकरीबन आपको चाहिए कोई 14-15 अरकान की आपको सपोर्ट चाहिए, बल्कि 16 अरकान की। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को अच्छी तरह पता है कि उनके अरकान जो हैं, ख़ुसूसन जो सारे बलूचिस्तान के अरकान हैं, वो इस पे साथ नहीं देंगे हुकूमत अपोजिशन का। और बहुत सारे लोग जो छोटे सूबों से हैं, मसलन जो फाटा के तमाम सेनेटर्स हैं, बलूचिस्तान के तमाम सेनेटर्स हैं, वो इस मूव को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या जिस जमात से भी हो, ये एक सपोर्ट चाहे जिस जमात से भी हो, लिहाजा अपोजिशन के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग मामला है इसको आगे लेके जाना। सो मुझे लगता यही है कि अल्टीमेटली जो है वो रीज़न विल प्रिवेल, और वो इस मूव को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अदरवाइज वो एक्सपोज हो जाएंगे। सो अगर मैं उनको मुफ्त मशवरा तो मैंने दिया है उनको, और मशवरा यही है कि आप इससे रिफ्रेन करें। मूव आती है तो डिफीट हो जाएगी, यू आर कॉन्फिडेंट? मूव आती है तो डिफीट हो जाएगी ना, क्योंकि उसके कि बड़ा मुश्किल है उसके ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अगर किसी किस्म की अदम एतमाद की तहरीक आती है तो वो नाकाम हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। आने वाले दिनों में मजीद सरप्राइजेस भी अपोजिशन जमातों को दिए जा सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के 19 के करीब अरकान जो हैं वो गवर्नर सिंध के साथ राब्ते में है। उन्हें अगर यहाँ से दिया जाता है ग्रीन सिग्नल तो वो भी सिंध के अंदर तब्दीली के लिए एक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि वो इस जो सरप्राइज उन्हें मिला है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, इस पर वो क्या कहते हैं। क्यों बाकी जो हुकूमत कहती है कि नून लीग में लीडरशिप के फुकतान की वजह से लोग छोड़ रहे हैं, वजह यही है या कोई और है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। आज फवाद चौधरी साहब ने ये दावा कर दिया है कि नून लीग के अंदर
मरियम नवाज साहबा की नाअहली की वजह से, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पर अदम एतमाद की वजह से लोग इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, खुद नून लीग के इलेक्टेड लोग आके खान साहब से मिल रहे हैं। तो अब नून लीग क्या समझती है, क्या वजह है, ये लोग क्यों जाके मिले इमरान खान साहब से और क्या इनसे बाज़पुर्स भी होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी हैं और आज जो अपोजिशन की रहबर कमेटी अनाउंस हुई है उसके भी मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ज़रा चाहूँगा, सबसे पहले आपका दावा ये सुना दूँ जो बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी हो रहा है कि आपने हमारे शो पे 2 हफ्ते पहले कहा था कि 15 अफराद तहरीक इंसाफ के आपके साथ रब्ते में हैं। ज़रा सुना दें दावा पहले। हमसे खुद रब्ता कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। पीटीआई के कितने लोग रब्ता कर रहे हैं पीटीआई के? मैं 15-16 लोग हैं सर। ये कोइंसिडेंस है कि 15-16 का दावा आपने किया था, 15-16 का आपका फिगर चल गया कि वो जाके तहरीक इंसाफ जाके मिल रहे हैं, खान साहब से राब्ते में हैं। तो ये क्या मामला हुआ है सर? नहीं, आपने पूरी बात नहीं दिखाई ना। मैंने ये कहा था कि हमसे वो राब्ते में हैं। हमने उनको नहीं कहा, हमने उनको नहीं कहा ना हमने कहा कि आप वोट दें। वो अपनी परेशानी वजह से मिलते हैं कि हम हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं। ये जो लोग जाकर मिले हैं, ये जहाँ तक जो नाम आए हैं या जिनके फ़ोटो आए हैं वो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, प्रोविंशियल के। और सियासत में ये एक पुरानी चीज़ है। ये इस किस्म के लोग अपने आप को भी ख़राब करते हैं और जिससे मिलते हैं ज़्यादा वो ख़राब होता है। मेरा तजर्बा ये है, अगर इनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत है तो अपनी सीटों से इस्तीफ़ा देते और जाकर दूसरी जमात में शामिल हो जाते। तो हम डेफिनेटली इनको नोटिस भेजेंगे, इनसे पूछेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई बात करनी है जमात से तो जमात के लीडर से पूछे बगैर तो नहीं हो सकती, या आप इंडिपेंडेंट इस मामले में नहीं होते। और अब तो कानून भी बड़ा वाजे है, तो इन हज़रात ने तो गलती की है, लेकिन जिनसे मिले ज़्यादा गलती उनकी है। ज़्यादा गलती वो माजी में लोटों के खिलाफ बड़ी बातें भी करते रहे। लोटों के खिलाफ भी वो ज़माना गुजर गया, अब लोटों की जगह नहीं रही। तो अब अगर आपने लोगों को ख़रीदना है, दबाव से करना है, जो भी करना है, तो इलेक्शन का इंतज़ार कर लेते। बहरहाल ये सियासतदानों और सियासत और हुकूमत की बदनामी होगी, इससे फ़ायदा तो कुछ है नहीं। बदनामी तो नून लीग की भी हो रही है सर। आपके लोग आपकी पार्टी की क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार करके वहाँ जाके मिल रहे हैं सर। नहीं, क़यादत पे अदम एतमाद का इजहार का तरीका होता है ना कि आप पार्लिमानी पार्टी के अंदर बोलें कि जनाब मुझे ये तकलीफ़ है, ये लीडरशिप में कमी है। आप जाकर दूसरी पार्टी के लीडर से मिल रहे हैं, तो अगर ये आपको शौक़ है तो जिस जमात के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं इस्तीफ़ा दें और बड़े शौक़ से जाकर मिलें। इस्तीफ़ा लेंगे उनसे क्या? ये तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन डेफिनेटली इनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों गए हैं और फ्लोर क्रॉसिंग की शिक का इतलाक़ कैसे होता है, ये भी देखा पड़ेगा। क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने वोटिंग जो भी हुई है सूबाई असम्बली में, उसमें पार्टी के साथ वोट दिया था, वहाँ किसी ने फ्लोर क्रॉस नहीं किया। बिल्कुल, यानी कि इसी हफ्ते उन्हें ज़ाहिर वजूद के नोटिस भेज दिए जाएंगे। जी, ये तो पार्टी जो पार्लियामेंट्री लीडर करेगा या पार्टी लीडरशिप करेगी। इसके साथ साथ दावा तो सर ये भी आ रहा है कि 9 के करीब आपके MNAs भी गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और कुछ सेनेटर्स भी आपके हुकूमत के साथ कांटेक्ट में। और फवाद चौधरी साहब तो ये दावा कर रहे थे कि जल्द उनकी लिस्ट भी सामने आने वाली है। जी, अगर फवाद चौधरी साहब को कुछ फ़ायदा है तो ज़रूर सबसे रब्ता कर लें। देखिए, जिसने अपना ज़मीर बेचना है, जिसने अपना ज़मीर बेचना है, ज़मीर बेचना है। मेरे कहने से या आपके कहने से वो नहीं रुकेगा। और अगर ज़मीर फरोशों से हुकूमत को फ़ायदा होता है या मुल्क को फ़ायदा होता है तो बड़ी खुशी से उनको साथ रखें। लेकिन सर फ़ायदे की बात तो नहीं, यहाँ पे तो वो कुछ थोड़ा वार्निंग्स वगैरह भी वहाँ से आई थी कि आप ये मत करें। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, वज़ीर इत्तलात ने भी कहा था कि आपको हम नाकों चने चबवाएंगे। तो ये सरप्राइज था आपके लिए जब ये लोग जाके मिले, या आपको आइडिया था कि ये मिलेंगे जाके कुछ ऐसा होगा? नहीं, देखें, ये काउंटर मूव वहाँ से आई ना, काउंटर मूव आई। आप चेयरमैन सेनेट को हटा रहे हैं, वहाँ से काउंटर मूव आ गई। सियासत की बदकिस्मती है कि इस किस्म के दबाव रहते हैं। इलेक्शन से पहले भी बहुत से लोग टूट कर चले गए थे, अब फिर वही तमाशा लगा है। तो मैंने पहले कहा कि ये सियासत को नुकसान ही पहुंचाता है, मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, फ़ायदा नहीं होता। तो नाकू चने चबाने हैं, तो सेनेट का इलेक्शन अगर आया तो उसमें वो भी अपना जोर लगा लें, जो अपोजिशन वो भी जोर लगा लेगी। गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। चूँकि मैं इसका जो स्टैट्स भी देख रहा हूँ, रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं, वो इस वक्त सूरत हाल सर ये है कि आपकी अपनी पार्टी के 6 के करीब सेनेटर्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इत्तलात हैं कि वो शायद अब आपके पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ भी हैं, नाराज़ भी हैं, जिसमें हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हो गए, असद जुनेजो साहब ने भी तकरीर की बड़ी साहब पिछले दिनों पार्टी के खिलाफ उसमें बातें की। कुलसूम परवीन साहिबा हो गई, नून लीग के टिकट पे आई थी लेकिन वो भी अब पार्टी के साथ नहीं, उन्होंने लास्ट टाइम आपके कहने पे वोट नहीं दिया था। राइला मक्सी साहिबा हो गई, आगा शाहजेब दुरानी हो गए, दिलावर खान, 6 लोग तो आपके जिनके मैं नाम ले रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है।
जी, ये तो सीक्रेट वोट होता है सेनेट के चेयरमैन का। तो देखिए, मैंने तो बड़ा सीधा कहा है कि अगर किसी ने अपने ज़मीर के फ़रोख्त करना है, ज़मीर फरोशी करनी है, तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। वही उनका ज़मीर ही उसका ज़िम्मेदार होगा, या वक्त बताएगा कि उनके क्या हालात हैं। तो बहरहाल ये कभी चीज़ कामयाब नहीं। तो ज़मीर फरोशी तो बाद में आएगी ना, जब वोटिंग होगी उस वक्त ही आप बात करें, लेकिन ये तो उससे पहले ये लोग पार्टी क़यादत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, बयानात उनके बड़े वाजे पड़े। नहीं, नाराज़ हो सकते हैं, मैंने कोई ऐसी नाराज़गी देखी नहीं है। जिन लोगों के नाम आपने लिए पार्टी मीटिंग में भी आते हैं और पार्टी के साथ चलेंगे, कोई ऐसी वजह नहीं कि नहीं चलेंगे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीक्रेट वोट में अगर पार्टी के साथ वोट ना दें तो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन एक ज़ात देखने वाली भी है और अपना ज़मीर भी इंसान का होता है। इसके अलावा सर, जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त यानी कि सेनेट के अंदर जो नंबर गेम बन रही है वो तकरीबन गवर्नमेंट के पास इस टाइम 38 हैं, उनको चाहिए 14 के करीब और लोग चाहिए ताकि वो सिक्योर कर सकें, बचा सकें चेयरमैन सेनेट को अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है। अब तो जिस तरह मैंने 6 बंदे गिन लिए, आपके 2 जमात इस्लामी के हो गए, एक हो गई आबदा मोहम्मद अजीम साहब हो गई इंडिपेंडेंट, लेकिन PK मैप के साथ भी उनका है, यूसुफ बादीनी साहब हो गए। तो 10 के करीब लोग तो ये मैं आपको उंगलियों पे गिन के बता रहा हूँ कि ये शायद वोट नहीं करेंगे अपोजिशन के कहने पे। तो ये तो उस तरफ ये वोट मुझे जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी टफ एक सिचुएशन बनने जा रही है अगर ये वोट होता है। जी, ये तो उस वक्त होगा जब वोटिंग होगी तो पता चलेगा। इलेक्शन तो उस वक्त ही पता चलता है। ज़ाहिर है, और यकीनन तो आपने की है ना, जब आपने क्या चेयरमैन सेनेट जो माजी का रिकॉर्ड है वो कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सेनेट में जो लोग हैं सारे मंजे हुए सियासतदान हैं और कम से कम इस किस्म की बदनामी अपने सिर नहीं लेंगे। एक तनकीद ये भी होती है कि आपने PSC की इतना बड़ा एक क्रिएट हुआ, आपने देखा कि सियासी खबर भी बनी, एक बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन उसके बाद आके अब आउटकम क्या निकलता है कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है। अब अपोजिशन जो इकट्ठी हो रही है, सारी जमातें इकट्ठी होने का मकसद क्या है कि मुल्क में महंगाई है, मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, बेरोज़गारी है, बैड गवर्नेंस है, उसके खिलाफ आप इकट्ठे हो रहे हैं। तो चेयरमैन सेनेट का तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसका ये तो कहा जा रहा है कि कुछ नहीं था करने को तो ये कर दिया, आसान तरीन काम। आपने इलामिया पढ़ा नहीं है, उसको 11-12 पढ़ा हमने बिल्कुल, लेकिन ये पहला नुक्ता तो आपको नुक्ता आगाज़ है ना, ये कोई हतमी ये अमल नहीं है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। डूएबल ये एक फौरी चीज़ थी जिस पर बात भी हो रही थी, तो वो रखी गई है, उस पर फैसला हो जाएगा। तो ये कोई ये नहीं है कि इससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमने अवलीन जो बात रखी है कि मुल्क में महंगाई है, हुकूमत फेल हो चुकी है, अवाम की मसाइल हल नहीं कर सकती, तो उसके खिलाफ जो अवाम की राय है उसको मुनज़्ज़म करना है। जो रहबर कमेटी बनी है अपोजिशन की, आप उसका हिस्सा है, आज अनाउंस भी हो गई है, कब तक इरादा है चेयरमैन सेनेट को हटाए जाने से मुतल्लिक तहरीक लेके आने का? देखिए, मीटिंग होगी जो पहली, उसके अंदर ही फैसला होगा कि हटाना है, कब हटाना है, कैसे हटाना है, ये सिलसिला वहाँ पे होगा। अभी हटाने का भी हतमी फैसला नहीं हुआ, वो मुशावरत होगी या हतमी फैसला हो चुका है? इलामिये में लिखा हुआ है कि उस वक्त जो ज़्यादा राय थी वो यही थी कि चेयरमैन सेनेट जो हैं, चूँकि अपोजिशन की वहाँ बरतरी है, जो मुतहदा अपोजिशन है, तो उनको वहाँ पर नया चेयरमैन लाया जाए। पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे दोबारा से? चूँकि माजी करीब में देखें तो थोड़ा सा बदएतमादी की शदीद फ़िज़ा पाई जाती थी। आपने जब ये खान साहब इलेक्ट हुए तो अपोजिशन जो बनी, मुश्तरका अपोजिशन उसे कहा गया, और वोट वहाँ पे जब हुआ स्पीकर का तो आपने वोट दिया पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, लेकिन जब कायदे-ए-वान का वोट हुआ तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, उनकी कुछ मजबूरियाँ आड़े आ गई, वोट उन्होंने नहीं दिया। तो एतमाद दोबारा कर रहे हैं उन पर मुकम्मल, आपको है एतमाद कि वो इस मामले पर साथ चलेंगे? जी, अब तो उनकी ज़ुबान पे चल सकते हैं। जो APC हुई थी उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ लिया इस मामले में, तो हम तो एक दूसरे पे एतमाद की फ़ज़ा से ही चलेंगे। वो तो मुश्तरका अपोजिशन जब बनी थी उस वक्त भी बड़ा वाज़े मौक़िफ़ लिया था, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में भी आप सारे एक साथ थे, लेकिन बाद में फिर पीछे एहतजाज तो अपनी जगह पे होता है ना। अब तो एक मीटिंग हुई है, एक 8 घंटे की मीटिंग हुई है, उसमें एग्रीमेंट हुआ है चंद बातों पर, तो उस पर तो मुझे पूरा यकीन है कि तमाम जमातें कायम रहेंगी। अच्छा, PSC की चेयरमैनशिप की बात अगर की जाए तो शहबाज शरीफ साहब ने कल फिर अनाउंस किया है कि वो चेयरमैनशिप छोड़ रहे हैं और राना साहब उनकी जगह पर मेंबर होंगे, राना तनवीर साहब चेयरमैन होंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो ये अनाउंसमेंट आ गई कि भाई हम तो कंटेस्ट करेंगे, हम हमारी जो कमिटमेंट थी नून लीग के साथ वो शहबाज शरीफ साहब के मामले पे थी, चूँकि वो बिला मुकाबला इलेक्ट हुए थे। अब 16-13 की रेशो है, गवर्नमेंट अपना अगर लाना चाहे चेयरमैन PSC तो वो ला सकती है, वो कह रहे हैं हम कॉन्टेस्ट करेंगे, हम अपना लेके आएंगे। मेरे ख्याल वो तारीख भूल जाते हैं कि जब अपोजिशन ने शहबाज साहब को नॉमिनेट किया था तो उन्होंने मुखालफत की थी कि शहबाज साहब की जगह किसी और, शहबाज साहब की जगह किसी और को बनाएं। ठीक है,
तो उसके बाद जब हमने इंसिस्ट किया तो शहबाज साहब पे, ये पोस्ट अपोजिशन के पास होती है, तो अपोजिशन जिसको नॉमिनेट करे उसी को होना चाहिए, वरना हुकूमत खुद तो अपना पीएससी में काम नहीं कर सकती। अक्सरियत हुकूमत के पास ही होती है। फिर केपी के अंदर उनका अपना, सिंध के अंदर भी मामला ऐसे ही चल रहा है। वो कह रहे थे पाबंद नहीं थे, ये तो एक पार्लिमानी रवायत है, कोई कानून ऐसा नहीं है। अच्छी रवायात नहीं है। पार्लिमान सिर्फ कानून पे नहीं चलता, रवायात पे चलता है। तो ये अच्छी रवायत नहीं है कि हुकूमती जो आदमी हो वो पीएससी का चेयरमैन हो। अब तो लगता है उसका मकसद फोत हो जाता है। लगता है इस पर भी काफ़ी लेदे विद इन दी अपोजिशन होने जा रही है। चूँकि पीपल्स पार्टी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि यही सवाल मैंने रखा था कि नून लीग जो है उसकी ज़्यादा सीटें हैं इस वक्त सेनेट के अंदर, तो उनका क्लेम ज़्यादा बनता है चेयरमैन सेनेट के लिए। तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या होगा? आप लेके आएंगे दोबारा? चूँकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने लास्ट टाइम जब संजरानी साहब को वोट दिया था तो मकसद क्या था कि राजा ज़फ़रुल हक साहब को नहीं आने देना। आपकी मुखालफत में वो संजरानी साहब को रहे थे, वो उनके वो अपने नहीं थे। तो अब वो कहते हैं जी ले दे होगा। ज़ाहिर है अभी पीएससी की चेयरमैनशिप का मामला भी है, सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला भी है, गिव एंड टेक होगा, आगे बातचीत होगी, नेगोशिएशन होगी। उस वक्त हम अपोजिशन में थे और हम हुकूमत में थे, वो अपोजिशन में थे। तो आज हम सारे इकट्ठे हैं अपोजिशन में। तो अब ये आपस में भी तो कोई तकसीम वगैरह होगी ना? कुछ नहीं, वो कैंडिडेट एक ही बनेगा ना। कैंडिडेट एक, चेयरमैन दो तो नहीं हो सकते। तो उस पर जो भी फैसला करेगी अपोजिशन, उसी को सब वोट इंशाल्लाह देंगे। तो करेंगे। लेकिन सर मौलाना साहब की बात भी हो रही है इस वक्त। मौलाना साहब ने इकट्ठा किया सबको APC की, उस पर खान साहब ने एक ताना दिया है 12वें खिलाड़ी का कि 12वें खिलाड़ी के पीछे आप इकट्ठे हो गए हैं। और पीपल्स पार्टी के भी क़यादत के अंदर हम देखें तो एतजाज़ हसन साहब का आज भी बयान है कि गलती कर रहे हैं उनके पीछे खड़े होके। एक अदम एतमाद जो है वो फ़िज़ा पाई जाती है काफ़ी ज़्यादा बद एतमादी की। तो ये ब्रिज गैप हो जाएगा आगे जाके? आपको मैंने तो 8 घंटे मीटिंग में था, कोई बदएतमादी नहीं देखी। और 12वां खिलाड़ी पता नहीं किसको कहते हैं, लेकिन कभी 12वां खिलाड़ी छक्का मार के मैच जिता देता है। जरा मैं सुनवा भी देता हूँ आपको खान साहब का कॉन्टेक्स्ट क्या था, जरा सुना दें जी। बड़ी हम सुन रहे थे कि जी गवर्नमेंट गिराई जाएगी, बजट नहीं पास होगा, बड़े बड़े नारे मारे गए। और वो जो 12th मैन है पॉलिटिक्स का, वो सारों का हर दूसरे ने इकट्ठा कर लेता है कि गवर्नमेंट गिराने के लिए। जी सर, ये वो 12वां खिलाड़ी इशारा मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ ही है। मैंने कहा ना शायद 12वां खिलाड़ी छक्का मार दे। अच्छा जी, होता है ऐसे मैचेस में, होता रहा है। वो 12वें खिलाड़ी को रात के देरे में जब प्राइम मिनिस्टर आगे 11 में से किसी एक नहीं मानना होता है, 12वां तो फील्डिंग कर सकता है। रात के देरे में आगे फील्डिंग कर सकता है 12वां आके बीच तकरीर करेगा तो यही करेगा। आपने मैदान दिया ना कल सर? जी, मैदान खुला छोड़ा खान साहब? नहीं, मैदान देखे तरीका ये होता है कि जब अपोजिशन बैठी हो, अगर बात करें उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। सियासत तो ये होती है। लेकिन आपने मैदान खुला छोड़ा कल। बड़ा अच्छी बात है, तकरीर की है। मुझे तो खुशी हुई है प्राइम मिनिस्टर ने आके असेंबली में तकरीर की। आइंदा भी किया करें। तो आप खुला मैदान छोड़ेंगे इसी तरह? जी बिल्कुल नहीं, खुले मैदान की जरूरत नहीं है, आके बात करें। वो इसलिए नहीं करते कि आप नहीं, कोई बात नहीं करेगा। वहाँ पे शोर करते हैं, बदतमीजी अगर एक तरफ से होगी तो दूसरी तरफ से होगी। अपने मेंबरों को कंट्रोल में रखें, वो बदतमीजी ना करें, यहाँ से बदतमीजी नहीं होगी। अच्छा, खान साहब ने कल बजट चूँकि पास हो गया, उसके बाद अब हम सुन रहे कुछ वज़रा भी कहते हैं कि अब इमरान खान साहब की असल सियासत शुरू होने जा रही है। और तहरीक इंसाफ कहती भी थी कि हमारा पहला बजट आ जाए, उसके बाद फिर आप हमसे पूछें, हम सवाल जवाब करें। और फिर वो अब कोई एग्रेसिव सियासत मेरे ख्याल से होने शुरू होने जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से। कल से हम देख रहे हैं वो कुछ वज़रा भी कह रहे हैं कि 1 जुलाई से खान साहब एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। मैं माजरत से कहूँगा, उनका काम है हुकूमत चलाना और मुल्क के मसाइल बड़े गंभीर हैं। तो सियासत तो पीछे रह गई है, अब मईशत की बात है। इमरान खान साहब मईशत खेलें तो बेहतर होगा। सियासत में अब गुंजाइश नहीं है। मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हैं, काम करें। आप यकीन करें, मैं 32 साल सियासत में हो गए, जितने पाकिस्तान के हालात आज ख़राब हैं पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। बहुत मुश्किल मसाइल हैं। वो कहते हैं पिछली 10 साल गवर्नमेंट्स की वजह से ख़राब हुए हैं। वो कहते हो गए ना। अब आपने क्या किया है? मैं ये कहता हूँ कि जितना इस 10 महीने में इमरान खान ने इस मुल्क में तबाही मचाई है, पाकिस्तान की तारीख में इतना पाकिस्तान को मसाइल दरपेश नहीं हुए। ये मानते हुए कि हमने खराबी की थी, अब आप 1 साल में इन्होंने मज़ीद खराबी कर दी है। जो मेरी खराबी है वो बड़ी वाज़ेह है। सही, मेरी खराबी है 5.8% ग्रोथ। मेरी खराबी है CPEC। मेरी खराबी है 4.25% इन्फ्लेशन। मेरी खराबी है मुल्क की एनर्जी मसाइल का हल, टेररिज्म का हल, मुल्क में अमन व अमान, मुल्क में डेवलपमेंट। ये करके 31 मई को हुकूमत हवाले की थी इंटरिम गवर्नमेंट के।
आज हालत ये है कि आपसे जो हमने 4,000 अरब टैक्स इकट्ठा किया था वो भी इकट्ठा नहीं कर पाए, उसके रिवाइज टारगेट से भी नीचे गया। अब आपने अजाफी 1500 अरब का बोझ डाला है, और वो बोझ कहाँ पे जाएगा, क्यों डाला है? सिर्फ इसलिए कि आपने सूद की अदायगी में आपने, इस हुकूमत ने, इमरान खान ने जो इजाफा किया है वो पे करेंगे आप, और वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता। ये आज के हकाइक हैं। वो इन्फ्लेशन एक आर्गूमेंट यहाँ पे ये भी है ना कि आप अगर इतने अच्छे हालात छोड़कर गए थे तो फिर ये मशवरा क्यों देते रहे गवर्नमेंट को कि आप आते ही IMF में चले जाए? IMF में तो आप कब जाते हैं? जब आप बेल आउट पैकेज लेने जाते हैं, जब आपकी मैशत बहुत ज्यादा खराब होते हैं माशी हालात, तो फिर IMF में जाने का मशवरा तो क्यों देते रहे? मशवरा नहीं था, ये फैसला था ना, तो क्यों IMF में क्यों जाना पड़ा अगर हालात इतने अच्छे छोड़ के गए? IMF क्या होता है? IMF है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब आपके पास कोई रास्ता न रहे, हमारी हर हुकूमत बोरो करती है, हमारी हुकूमत ही बोरो करती थी, ये हुकूमत हमसे दुगना बोरो कर रही है। तो जब आपके पास कोई और रास्ता ना रहे, आपको कोई और देने को तैयार ना हो, तो IMF के पास जाना पड़ता है। तो हमारे ज़माने में तो आखिरी हफ्ते में भी हमें वर्ल्ड मार्केट्स कंपैरेटिव रेट्स पर लैंड करने को तैयार थी। मई के महीने में हमने बोरो किया और दुनिया की बड़ी इकॉनमी से कम रेट पे बोरो किया। जब ये आए हैं, सर एमनेस्टी स्कीम पे कमेंट करते जाए, उसमें तोसी हो गई है, 3 दिन की खान साहब ने कर दी उसमें तोसी, क्या कहेंगे? ठीक फैसला किया है, दुष्ट फैसला किया है? क्योंकि आपने भी मेरी राय ये है कि इसको 300 या 3,000 दिन की तोसी कर दें, क्योंकि जो इस एमनेस्टी स्कीम ने तबाही फैलानी है वो आपको नजर आएगी। क्यों सर, आप लेके आए थे वो ठीक थी, ये लेके आए जी, वो एमनेस्टी स्कीम ठीक थी क्योंकि वो ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रही थी, ग्रोथ को इंसेंटिवाइज कर रही थी। आप लोगों का कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अंदर करूंगा, आप डरा धमका के लोगों से पैसे वसूल करना चाहते हैं। तो डराने धमकाने से मईशत नहीं चलती, मईशत इंसेंटिवाइज करने से चलती है। हमारी स्कीम हुकूमत खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद 124 अरब आया, यहाँ पर अभी 40 अरब पे बात नहीं पहुंची है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब, अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में। और नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की मजबूत सियासी सूरत हाल पर एक तजिया शामिल करेंगे। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। एक ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन जोर तोड़ कर रही थी चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन की जमातों को एक सरप्राइज मिल गया, और वो ये था कि जब खुद अपोजिशन की जमातों के अरकान जाके इमरान खान साहब के साथ मिले, जिससे पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस पर हम तजिया शामिल करेंगे। सीनियर साफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब का सर बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि ये क्या इस वक्त गेम पंजाब के अंदर चल रही है, जोड़ तोड़ की सियासत की अगर हम बात करें, खुद अपोजिशन जो है चेयरमैन सेनेट के लिए इस वक्त मुलाकातें कर रही थी, जोड़ तोड़ कर रही थी तब्दीली के लिए, लेकिन सरप्राइज तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मिल गया है, इससे इस मूव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, वैसे भी चेयरमैन सेनेट करना इतना, तब्दील करना इतना आसान नहीं होगा। अगरचे मेजॉरिटी है अपोजिशन के पास, लेकिन हुकूमत के पास बहुत राय होते हैं। इस वक्त एक स्टेबिलिटी की भी जरूरत है, अदारों को भी जरूरत है, मईशत को भी इस्तेकाम की जरूरत है। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इतनी आसानी से ये चेयरमैन सेनेट जो है वो तब्दील कर सकेगी। उन्हें काफी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक फजा बनानी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, वगरना इतना आसान नहीं होगा। सर, अपोजिशन के अंदर जिस आपने बात की, मुश्किल काम जरूर है और एक नंबर गेम का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो नून लीग के और एक पीपल्स पार्टी का मेंबर भी है जो कि मिले खान साहब से, तो इसको आप इसी चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से मुतल्लिक जो मूव है इसी के साथ जोड़ रहे हैं, चूँकि कुछ दिन पहले ही फिरदौस आशिक इवान साहिबा ने भी खबरदार किया था कि हम आपको नाकों चने चबाएंगे अगर आपने इस तरह की कोई मूव सामने लाई। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक तो हर जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं ना उनमें बनते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें, नून के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, इससे पहले जो थी काफ उसके अंदर बन गया था, तो ये हमेशा बनते हैं। उसकी वजह यह है कि एमपीएस हमारे जो हैं उनके इंटरनल डिफरेंसेस हो जाते हैं,
कुछ लोग वजीर नहीं बनते, नाराज हो जाते हैं, कुछ को फंड्स नहीं मिलते, कुछ के वहाँ पे दूसरा एक राइवल होता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग फिर रजू करते हैं हुकूमत से, फंड्स लेते हैं। उनका ये मकसद होता है कि अपने हल्के के कुछ हालात ठीक करें, अपने कुछ काम लें। लोग जो है उनके हल्के के उनको तंग करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग वफादारियाँ बदलते हैं, हुकूमत से मफादात लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उसी तरह की एक कोशिश है। और दूसरा, ये जो लोग जाते हैं उनको पता होता है, उनका अंदाजा होता है कि इतनी जल्दी हुकूमत बदलने वाली नहीं है, तो अपोजिशन लंबी काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्हें ये अंदाजा हो जाए कि ये हुकूमत इतनी लंबी नहीं चलेगी, तो फिर वो वफादारियां नहीं बदलते। तो अभी भी उन्होंने जाहिर नहीं किया, अभी भी जो लोगों के नाम आए हैं काफी अपोलोजेटिक उनका रवैया है, जिन लोगों के नाम भी आए हैं। तो मिले जरूर होंगे, जाहिर है। कई एक के बुजदार के साथ तलकात, बुजदार साहब के साथ तलकात हैं, कई एक के और MNAs के साथ या वजीरों के साथ तलकात होंगे, तो उसमें वो लोग चले जाते हैं। पहले भी ऐसे वाकयात। लेकिन सर अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें तो जिस तरह फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नून लीग के अंदर एक कशमकश है, शहबाज शरीफ साहब जो है उनके मरीम नवाज के बयानिए में बड़ा फ़र्क है, और कारकुनान जो है वो थोड़े कंफ्यूज भी हैं, स्पेशली जो उनकी नीचे जो लीडरशिप भी है, तो उस वजह से भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। अब नून लीग की अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो नवाज शरीफ साहब जब नाअहल होते हैं, पाबंद सलासल होते हैं, इलेक्शन से पहले एक बहुत ज़्यादा दबाव था PMLN की तमाम ही क़यादत के ऊपर, इलेक्टेबल्स के ऊपर। उस वक्त भी पार्टी के अंदर हमने डिफेक्शन नहीं देखी, लेकिन अब तो हालात बड़े इतने ज़्यादा, यानी कि उस तरह के हालात नहीं, काफ़ी स्टेबल हैं। तो अब ये जाके अरकान का पार्टी के साथ ज़ाहिर है वफादारी तोड़ना और तहरीक इंसाफ के साथ जाके मिलना, तो सिरकमस्टांसिस की अगर हम बात करें तो लगता है आपको जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो एक कशमकश है वो एक वजह हो सकती है इसकी? देखिए, देखना ये पड़ता है कि ये किन हलकों के लोग हैं जो जाके मिले हैं। अगर तो ये शहरी इलाकों के और सेंट्रल पंजाब के लोग हैं तो फिर तो तशवीश की बात है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग का नून का वोट बैंक है। और लेकिन अगर वो लोग, आप उनके नाम देखें, उनके हलके देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के उस तरह से वोटों से नहीं बने, शहरी हलकों से वो नहीं है, देहाती हलकों से है, कुछ अपना उनका क्लाउट है, कुछ नून के वोट है। तो वो थोड़ी सी हमेशा इस तरह के लोग थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपने हलके की सियासत भी करते हैं। लेकिन आप देखें, लाहौर में डिफेक्शन कम होगी, गुजरांवाला में कम होगी, सियालकोट में स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का, जहाँ पे क्योंकि MPAs MNA को डर होता है कि फिर आइंदा वो जीत नहीं सकेंगे। तो जब यहाँ से कोई ऐसी पार्टी के अंदर डिफेक्शन आए तो वो तशवीश की बात होती है। जब ऐसे हलकों से आए जहाँ पहले ही बड़ा मार्जिन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के वोट उस तरह देहाती इलाकों में इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वहाँ के लोग अपने हलके की कंपल्शंस की वजह से आते जाते रहते हैं इधर उधर। तो इसलिए उनके ऊपर जो है मैं ये कहना कि जी को बहुत बड़ा कोई सियासी वाकया हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल के। फाइनली एंड शॉर्टली सर, इस वक्त जो हम देख रहे हैं तहरीक भी चलानी है अपोजिशन ने, और पहली मूव थी कि बजट को पास होने से रोकना है, उसमें अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी मूव थी चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, वो भी आप बता रहे हैं कि मुश्किल दिखाई दे रही है। तो फिर गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा इससे कि तहरीक जो चलानी थी अपोजिशन ने, उसके इम्कानात तो फिर कम होते जाएंगे। तो मेरी राय ये है कि तहरीक भी इस तरह नहीं चलेगी। ये सियासी तहरीक तो हो सकती है, अवामी तहरीक नहीं हो सकती। और मेरा पहले भी ये ख्याल था कि बजट पास करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अपोजिशन कहती तो रहती है, उन्हें भी पता था पास हो जाएगा। प्रॉब्लम है मुआशी कि क्या लोग बजट के अंदर जो टैक्स लगाए गए हैं उनको बर्दाश्त कर लेंगे या नहीं। अगर तो उन टैक्सेस का कोई रद्द अमल आया जो कि जुलाई अगस्त तक आएगा, क्योंकि जब फाइनेंस बिल इम्प्लीमेंट होगा लोगों के घरों में नोटिस जाएंगे, फिर उस वक्त देखने वाली। अगर तो वो डाइजेस्ट हो गया तो यस कोई खतरा नहीं है, फिर जाहिर है हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन अगर डाइजेस्ट ना हुआ, हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया, ताजरों ने रद्द अमल किया, तो फिर सियासी लीडरशिप जो है तो फिर उसकी लीडरशिप संभाल लेती है उस तरीके। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और यकीनी तौर पर जो बात की सुहेल वड़ाई साहब ने कि
तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर देखना होगा कि ये सिर्फ सियासी तहरीक ही रहती है या फिर अवामी तहरीक बनती है। चूँकि जो टैक्सेस लगे हैं बजट के अंदर, जो सख्त फैसले हुकूमत ने किए हैं, अगर उस पर अवामी रद्द-ए-अमल आता है और ये तहरीक अवामी तहरीक बन जाती है तो तब ही इसका इम्पैक्ट आएगा हुकूमत के लिए। परेशानी का बायस ये तहरीक तभी जाकर बनेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।